नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। 1978 की सुपरहिट फिल्म डॉन का एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था। जब डॉन चारों तरफ से पुलिस से घिरा होता है तब वो सोनिया से कहता है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सिनेमा पर अपराध और अपराधियों के महिमा मंडल के जितने आरोप लगाए जाएं, लेकिन डॉन एक बात को लेकर बहुत स्पष्ट थी। कानून तोड़ने वाले आरोपी एक तरफ और पुलिस दूसरी तरफ, और सिर्फ एक नहीं, सलीम जावेद के लिखे के मुताबिक 11 मुल्कों के। लेकिन 1978 से लेकर 2022 तक गंगा जी में बहुत पानी बह गया और अब 11 मुल्कों की पुलिस तो क्या, 2 राज्यों की पुलिस भी एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाती। समझ गए होंगे कहां इशारा कर रहा हूं। खासकर तब जब दोनों राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें हों। कौन गिरफ्तार होगा, कौन नहीं, ये अब इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आरोप क्या है। ये अब इस बात पर निर्भर करता है कि आरोपी कौन है, उसे गिरफ्तार कौन करना चाहता है। पुलिस और पार्टी वाला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतना स्पष्ट और सरल है कि आप वारंट आने से पहले बता सकते हैं कि फला आरोपी की गिरफ्तारी फला मामले में होने वाली है। मुश्किल है या फिर डॉन की तरह नामुमकिन। और मजे की बात यह है कि इन सब में गिरफ्तार करने वाले भी पुलिस ही होते हैं और गिरफ्तार में अड़ंगा लगाने वाले भी पुलिस ही होते हैं। एक लंबी सूची है। मोहम्मद जुबैर, जिग्नेश मेवाणी, तेजिंदर बग्गा, रिया चक्रवर्ती और अब एक बड़ा नाम सामने आ रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र से, रोहित रंजन। किरदार के साथ कार्यवाही ही बदल जाती है। लेकिन आज बात करेंगे रोहित रंजन के मामले पर। रोहित रंजन एक निजी समाचार चैनल में एंकर हैं। उन्हें गिरफ्तार करने को लेकर आज छत्तीसगढ़ पुलिस और उत्तर प्रदेश के पुलिस, दोनों जिलों के पुलिस के बीच खूब खींचातानी हुई। वो वायरल वीडियो के शक्ल में दिन भर आपके सामने आती रही। लेकिन इस खींचतान आने से पहले आपको इसकी एक भूमिका मैं समझाता हूं, जरा समझिएगा। 24 जून की रोज दोपहर 4 बजे के करीब केरल के वायनाड जिले में सांसद राहुल गांधी के दफ्तर पर बलवाइयों ने हमला कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दफ्तर में तोड़फोड़ करने वाले बलवाइयों के हाथ में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के झंडे थे। इस घटना ने पूरे देश में खबर इसलिए भी बनाई कि जब नुकसान का जायजा लिया गया तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर फर्श पर पड़ी हुई मिली। दर्शक जानते हैं कि SFI पार्टी यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी CPM का छात्र संगठन। अब केरल में पिनरई विजयन जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार चला रहे हैं, CPM उसका सबसे बड़ा घटक दल है। तो इस हमले को सत्ताधारी दल द्वारा विपक्षी पार्टी के नेता पर हमले की तरह लिया गया। 1 जुलाई को जब राहुल गांधी वायनाड पहुंचे तब उनसे दफ्तर पर हमले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने बयान में कहा, दे आर किड्स, आई डोंट थिंक दैट दे आर अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स। इसका मतलब ये हुआ, ये बच्चे, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी चीजों के परिणाम को समझते हैं, इसलिए इन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन 1 जुलाई की रोज रोहित रंजन ने अपने बुलेटिन में इन वाक्यों को उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या से जोड़कर दिखा दिया और सवाल किया कि उदयपुर के हत्यारे बच्चे हैं या फिर आतंकवादी। इस खबर को भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, सुब्रत पाठक तथा अन्य कई लोगों ने ट्वीट भी कर दिया था। कांग्रेस 1 जुलाई की रात को इसे लेकर एक ट्वीट किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को एक खत लिखकर शिकायत भी की। भाजपा नेता फेक न्यूज फैला रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा और सोशल मीडिया सेल की अध्यक्षता सुप्रिया श्रीनेत जैसे नेताओं ने ट्विटर पर एक फैक्ट चेक वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अब आगे चलते हैं। 2 जुलाई को रोहित के चैनल ने अपनी खबर को वापिस ले लिया और ऑन एयर खेद भी प्रकट कर लिया। अब तक जिन लोगों ने इस खबर को ट्वीट किए थे उन्होंने भी धड़ाधड़ अपनी टाइमलाइन की सफाई करना शुरू कर दिए। लेकिन कांग्रेस इतनी जल्दी इस बात को शांत
होने देना नहीं चाह रही थी, नहीं था उसका मूड। तो पार्टी ने देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर दर्ज करवाना शुरू कर दी, जिसकी चपेट में भाजपा नेता भी आए। ऐसी ही एक एफआईआर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने भी दर्ज कराई। इसी के संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस कल सुबह रोहित रंजन को गिरफ्तार करने पहुंच गई। आपने भूमिका समझ ली। अब आते हैं असली ड्रामे पर। सुबह 6:15 बजे रोहित ने ट्वीट करके बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस बिना स्थानीय पुलिस को जानकारी दिए उन्हें गिरफ्तार करने आई है। इस ट्वीट में रोहित ने योगी आदित्यनाथ, एसएसपी गाजियाबाद और लखनऊ जोन के एडीजी को भी टैग किया। सुबह 8 बजे इसका जवाब देते हुए रायपुर पुलिस ने लिखा कि जानकारी देने का नियम नहीं है, फिर भी जानकारी दी गई है। आपको वारंट दिखा दिया गया, आप सहयोग करें और न्यायालय में अपना बचाव करें। 8:30 बजे के करीब गाजियाबाद पुलिस ने भी रोहित के ट्वीट पर जवाब दिया। कहा कि प्रकरण स्थानीय थाने के संज्ञान में ले लिया गया है और इंदिरापुरम पुलिस मौके पर भी है, विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद जो कुछ हुआ वो हम आपको मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ही बताएंगे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित की गिरफ्तारी को लेकर गाजियाबाद पुलिस और रायपुर पुलिस के बीच खींचतान हुई। प्रक्रिया को लेकर बहस चल रही। इस बीच नोएडा पुलिस वहां पहुंची और कहा कि उनके इलाके में रोहित के खिलाफ केस दर्ज है। इसके बाद नोएडा पुलिस रोहित को हिरासत में लेकर चली गई। भास्कर ने यह भी लिखा कि रोहित के खिलाफ नोएडा पुलिस ने यहां केस कब दर्ज हुआ है ये अफसरों ने नहीं बताया। दैनिक भास्कर रायपुर एडिशन, जी हां, अब यहां के रायपुर एडिशन में क्या छपा दैनिक भास्कर की उसको भी समझिए। प्रकाशित हुई खबर में रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के हवाले से लिखा गया कि रोहित की गिरफ्तारी के वक्त स्थानीय पुलिस ने बाधा उत्पन्न की। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी मौजूद हैं जिनमें नजर आता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के अफसरों की आईडी पर भी सवाल उठाए गए। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दोनों सूबों के पुलिस के बीच धक्का मुक्की में रायपुर सीएसपी उदयन बिहार की कॉलर पकड़ी गई। अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में क्या छपी उसको समझिए। इसमें एक पुलिस सूत्र के हवाले से नोएडा पुलिस का पक्ष लिया गया। खबर के मुताबिक रोहित के चैनल ने राहुल गांधी के वीडियो के संबंध में अपने कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी है। चूंकि रोहित एंकर थे इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। तो आपने देखा कि इस पूरे प्रकरण ने कितनी बार गुलाटी खाई है। ये दो राज्यों के पुलिस के बीच असहयोग का उदाहरण है। तो आपने देखा कि सहयोग असहयोग का यह खेल कैसे चलता है। अब सबसे जरूरी नियमों की जानकारी आपको दे देता हूं। आखिरकार कैसे होती है गिरफ्तारी, किस प्रकार से पूरा कानूनी कार्यवाही होता है, एक एक पॉइंट के माध्यम से समझा देता हूं। पुलिस अधिकारी को मामला सौंपे जाने के बाद जांच करने के लिए राज्य क्षेत्र से बाहर जाने के लिए लिखित में या फोन पर उच्च अधिकारियों की अनुमति लेना आवश्यक होता है। ऐसे मामले में जब पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करने का फैसला करता है तो उसे तथ्यों और कारणों को लिखित रूप से दर्ज कराना होगा। संतोषजनक रूप से यह स्थापित करना होगा कि गिरफ्तारी जांच के उद्देश्य के लिए जरूरी है। पुलिस को सीआरपीसी की धारा 78 और 79 के तहत गिरफ्तारी और तलाशी वारंट की मांग करने के लिए क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट से संपर्क करना होगा। सिवाय ऐसे मामलों को छोड़कर जब आरोपी के भाग जाने या सबूत के गायब होने की कोई संभावना हो। राज्य से बाहर जाने से पहले पुलिस अधिकारी को अपने पुलिस स्टेशन की दैनिक डायरी में एक विस्तृत डिपार्चर एंट्री बनानी होगी। इसमें उनके साथ जाने वाले पुलिस अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के नाम होने चाहिए। वाहन संख्या, जाने का उद्देश्य, प्रस्थान का समय और तारीख भी दर्ज करनी होगी। अगला पॉइंट, यदि संभावित गिरफ्तारी महिला की है तो एक महिला पुलिस अधिकारी को टीम का हिस्सा बनाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पुलिस अधिकारी अपने साथ पहचान पत्र अवश्य ले जाने होंगे। टीम में सभी पुलिस अधिकारी वर्दी में होने चाहिए, वर्दी पर उनका नाम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे राज्य का दौरा करने से पहले पुलिस अधिकारी को उस स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना होगा जिसके अधिकारी क्षेत्र में वहां जांच का गिरफ्तारी करने जा रहे हैं। उसे अपने साथ एफआईआर और बाकी दस्तावेजों की प्रतिक्रिया संबंधित राज्य की भाषा में ली जानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे राज्य में गिरफ्तारी वाली जगह पर पहुंचने के बाद सबसे पहले पुलिस टीम को संबंधित इलाके के पुलिस थाने को सहायता और सहयोग के लिए सूचित करना होगा। स्थानीय एसएचओ को सभी कानूनी सहायता देनी होगी। ये काम फोन या मैसेज पर नहीं होगा बल्कि इसके लिए सशीर्षर उसे थाने में जाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट,
गिरफ्तार व्यक्ति को राज्य से बाहर ले जाने से पहले अपने वकील से परामर्श करने का अवसर देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, गिरफ्तार आरोपी को नजदीक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड लेने की कोशिश होनी चाहिए, अन्यथा सीआरपीसी की धारा 56 और 57 का उल्लंघन किए बिना क्षेत्राधिकारी वाले मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटों के भीतर पेश करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, वापस लौटते समय पुलिस अधिकारी को स्थानीय पुलिस स्टेशन का दौरा करना चाहिए। गिरफ्तार आरोपी को राज्य से बाहर ले जाने से पहले उसके नाम और पते को रोजानमाचे में दर्ज करना चाहिए। पीड़ित का भी नाम बताना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, वापस अपने राज्य के पुलिस थाने में पहुंचने पर पुलिस अधिकारी को डेली डायरी में उसके द्वारा दी गई जांच, गिरफ्तार व्यक्ति को और बरामद वस्तुओं को इंगित करना होगा। वो अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों संबंधित या बोल सकते हैं सीएचओ को तुरंत ही इसकी सूचना देनी होगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत रूप से ऐसी जांच की निगरानी करेंगे। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में उन विषयों का बंटवारा है जो केंद्र और राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 7वीं अनुसूची में दूसरे नंबर पर राज्य सूची है। इसमें पहले और दूसरे विषयों पर गौर कीजिए। पब्लिक ऑर्डर पहला, दूसरा पुलिस। जरूरी है कि पूरे देश के पब्लिक ऑर्डर के लिए सभी सूबों की पुलिस साथ में काम करे और नियमों के तहत काम करे, ताकि किसी को यह कहने का मौका न मिले कि पुलिसिया कार्यवाही की आड़ में राजनीतिक दुश्मनी निभाई जा रही है। आशा करता हूं आपको यह पूरा मामला समझ आया होगा कि आखिरकार दोनों राज्यों की पुलिस के बीच में क्या कुछ हुआ, रोहित रंजन ने क्या कुछ किया, उसके पहले ट्वीट ने कैसे इसको तुल पकड़ा पूरे मामले को, क्या कुछ हुआ था इस ट्वीट और रीट्वीट के पहले, वो भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब यह मामला पूरी तरीके से राजनीतिक तुल पकड़ चुका है। आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यह मामला कहां तक जाता है। क्या रोहित रंजन को छत्तीसगढ़ न्यायालय में पेश किया जा पाएगा या यूपी पुलिस ही इस मामले को वहीं पर रफा दफा कर देगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। आशा करता हूं आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी और किस प्रकार से कार्यवाही होनी चाहिए पुलिस और पुलिस के बीच में, यह भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया। शुक्रिया।